तो बैटल थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मास्टर याओ लाओ अपनी बोन चिलिंग फ्लेम दे देंगे अपने थर्की चेले को, मतलब शाओयान को, और शाओयान की एक्स फियांसे नालन यानरन भी शाओयान से मिलने आने वाली है क्योंकि उसको चाहिए मदद। उसकी मास्टर यानी यून पड़ गई है एक बड़े लफड़े में, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मास्टर याओ लाओ ने 8 और 9 दोनों टियनजुन्स की बैंड बजा के रख देते हैं, जिससे उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। फिर वो दोनों दम दबा के अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। फिर सीधे 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शाओयान स्टोन टावर में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी शाओयान कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलता है। तभी उसको मास्टर याओ चेन की आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं तुम जाग गए लिटिल गाय। फिर शाओयान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि मास्टर याओ लाओ स्टोन टावर की एक विंडो के पास खड़े थे। फिर शाओयान तुरंत उठकर मास्टर याओ लाओ को ग्रीट करता है। फिर शाओयान मास्टर याओ लाओ से पूछता है, टीचर आप यहाँ कैसे आए? तो मास्टर याओ लाओ हल्का सा हंस के बोलते हैं कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी मैटर्स को संभालने के लिए ओल्ड फेंग ही काफी है। वो इन सब चीजों में मुझसे बेहतर है। सच कहूँ तो मुझे भी ये पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, पर जो पिछली बार नुकसान उठा चुका हूँ उसके बाद मुझे मजबूरन एक ताकतवर फैक्शन खड़ा करना ही पड़ेगा, चाहे मुझे ये पसंद हो या ना हो। ये सुनकर शाओयान भी मुस्कुराता है। तभी उसका ध्यान अपनी उंगली पर गया। फिर उसने अपनी अंगुली से एक ब्लैक रिंग को उतारी जो कि मास्टर याओ लाओ की होती है, और फिर शाओयान मास्टर याओ लाओ को वो ब्लैक रिंग दे देता है और कहता है, टीचर अब जब आप वापस आ गए हैं तो ये अंगूठी भी अपने असली मालिक के पास वापस जानी चाहिए। ये देखकर मास्टर याओ लाओ थोड़ा हैरान हुए, पर जैसे ही उनके सामने वो ब्लैक रिंग मंडराने लगी, मास्टर याओ लाओ ने अंगूठी को हाथ में लिया, उसे धीरे से सहलाया और धीरे से बोला, मेरी पूरी जिंदगी की सीखी हुई चीजें इसी अंगूठी के अंदर हैं। फिर मास्टर याओ लाओ शाओयान से कहते हैं, जो कुछ सीखना था तुम ऑलरेडी सीख चुके हो। एक तरह से देखा जाए तो तुम अब इतने केपेबल हो गए हो कि तुम बिना टीचर के भी काम चला सको। फिर मास्टर याओ लाओ थोड़ा रुक के कहते हैं, लेकिन एक चीज है जो तुम्हारे लिए अभी भी बहुत काम की है। तभी मास्टर याओ लाओ अपनी रिंग से बोन चिलिंग फ्लेम की एसेंस फ्लेम बाहर निकाल लेते हैं, और ये देखकर शाओयान काफी हैरान हो जाता है। तब याओ लाओ शाओयान से कहते हैं, तुम फ्लेम मंत्रा प्रैक्टिस करते हो तो ये हेवनली फ्लेम्स तुम्हारे लिए और भी इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं बैंशिंग बन गया हूँ तो ये बोन चिलिंग फ्लेम मेरे किसी काम की नहीं रही। सुन के शाओयान हल्की सी हंसी के साथ बोलता है, टीचर मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं अब पहले जैसा अनाड़ी नहीं रहा। आपको ये फ्लेम चाहिए होगी, मैं नहीं ले सकता। शाओयान जानता था कि एक एल्केमिस्ट के लिए हेवनली फ्लेम कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो समझ जाता है कि मास्टर याओ लाओ के काम का नहीं, ये तो बस एक बहाना है। फिर मास्टर याओ लाओ मुस्कुराते हुए अपनी उंगली फ्लेम पर रखते हैं। तभी फ्लेम जोर से थरथराया और थोड़ी देर में फ्लेम शांत हो गया। फिर मास्टर याओ लाओ कहते हैं, मैं इस फ्लेम से अपनी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट हटा चुका हूँ, लेकिन ये फ्लेम बहुत सालों तक मेरी थी, इसलिए अभी भी तुमसे थोड़ा रेजिस्ट करेगी, पर तुम तुरंत इसे रिफाइन या निगल नहीं सकते, वरना ये तुम्हारे अगेंस्ट हो सकती है। फिर मास्टर याओ लाओ फ्लेम पर हल्का हाथ फिराया, फिर एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपनी उंगली से फ्लेम को शाओयान की तरफ भेज देते हैं और शाओयान से कहते हैं, अब अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट डाल दो और इसे अपनी बॉडी में सुरक्षित रख लो। जब ये तुमसे रेजिस्ट करना बंद करे तब इसे प्रॉपर्ली मर्ज कर लेना। ये देखकर शाओयान की आंखें हल्का सा लाल हो जाती हैं। वो समझ गया कि ये फ्लेम टीचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। फिर भी टीचर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके लिए छोड़ दिया। तभी मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, अब तुम्हारी करंट पावर इतनी स्ट्रांग है कि इस फ्लेम से कोई बड़ा जंप नहीं मिलेगा। शायद बोन चिलिंग फ्लेम अब तुम्हारे लिए थोड़ा कमजोर भी हो, लेकिन ये एक शुरुआत है। चलो देर मत करो, अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट डाल दो। शाओयान ने आंखें बंद की, फ्लेम छुआ और ध्यान से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें भेज दी। फ्लेम ने पहले थोड़ा रेजिस्ट किया, लेकिन बिना ओनर के होने की वजह से थोड़ी देर बाद शांत हो गया और स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को एक्सेप्ट कर लेता है। फ्लेम एक व्हाइट लाइट बन गया और सीधा शाओयान के सिर के बीच वाले व्हाइट फ्लेम सील में चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, एक हल्का सा वार्म फीलिंग शाओयान को फील होता है, लेकिन फ्लेम सिर्फ सिर के पास रुक गया और उसकी वेन्स में नहीं गया। ये रेजिस्टेंस की वजह से था। शाओयान ने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इवेंचुअली ये भी मेरा हो जाएगा। और तभी जो मास्टर याओ लाओ होते हैं वो शाओयान से पूछते हैं, तुमने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के सारे एंशिएंट मैप्स कलेक्ट कर लिए? ये सुन के जो शाओयान होता है वो थोड़ा उदासी भरे अंदाज में कहता है कि नहीं, ब्लैक कॉर्नर रीजन से एक पीस मिला था, उसके बाद कुछ नहीं मिला। ये सुन के मास्टर याओ लाओ कहते हैं, ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बहुत ही रेयर है, मैंने भी इसे कभी नहीं देखा है, लेकिन अगर तुम इसे पा लिया तो तुम्हारी पावर में जो बढ़ोतरी होगी वो इस बोन चिलिंग फ्लेम से कहीं ज्यादा होगी। मैं भी ट्राई करूंगा इस फ्लेम की इन्फॉर्मेशन निकालने में। तभी मास्टर याओ लाओ थोड़ा सोचकर कहते हैं, वैसे एक पुरानी जान पहचान वाली लड़की तुमसे मिलने आई है फॉलिंग स्टार पेविलियन में। ये सुन के शाओयान मास्टर याओ लाओ से पूछता है, आखिर वो कौन है? फिर मास्टर याओ लाओ थोड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन बनाते हुए कहते हैं, नालन यानरन। ये नाम सुनकर शाओयान का चेहरा तुरंत चेंज हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है, ये बिना वजह तो नहीं आई होगी, कहीं यूनियन के साथ कुछ तो नहीं हुआ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फॉलिंग स्टार पेविलियन के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ नालन यानरन बैठी होती है। और तभी हॉल का गेट ओपन होता है और एंट्री मारता है शाओयान। और शाओयान को देखकर नालन यानरन का एक्सप्रेशन बदल जाता है, क्योंकि उसने सुना था शाओयान के सेंट्रल प्लेन्स में होने वाली कहानियों के बारे में। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो बंदा कभी उससे पीछे था वो अब सेंट्रल प्लेन्स जैसे महान योद्धाओं से भरे इलाके में अपनी जगह बना चुका था। उसके दिल में थोड़ी सी कसक उठी, मगर उसने उसे तुरंत दबा दिया। अब वो पहले वाली जज्बाती लड़की नहीं रही थी। उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि उसका और शाओयान का फर्क कितना ज्यादा हो चुका है। जो अकड़ कभी उसके स्वभाव का हिस्सा थी वो इस इंसान के सामने बेकार थी। शाओयान धीरे से आगे बढ़ा और नालन यानरन से कहता है, सब ठीक है? जब मैं हेवनली माउंटेन ब्लड पूल से निकला था तब तुम पहले ही चली गई थी। ये सुन के नालन यानरन ने धीरे से सिर हिलाया और कहती है, हाँ मुझे तब जरूरी काम था,
इसलिए रुक नहीं सकी। तभी शाओयान नालन यानरन को देखकर कहता है तुम यहाँ आई हो, इसका मतलब कुछ जरूरी बात है। और ये सुन के नालन यानरन ने अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने धीरे से कहा मैं तुमसे अपनी टीचर के लिए मदद मांगने आई हूँ। और जैसे ये शाओयान सुनता है, शाओयान का दिल एक पल के लिए तेज धड़कता है, फिर वो सीरियस हो जाता है और कहता है थोड़ा साफ साफ बताओ। और तभी नालन यानरन ने थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की और कहा मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, टीचर ने तो मुझे तुमसे मिलने से मना किया था। शाओयान ने सिर्फ हल्के से सिर हिला दिया। उसे हैरानी नहीं हुई, यून यून जैसी औरत किसी से हेल्प मांगना पसंद नहीं करती। उसकी जिद भी कुछ अलग ही लेवल की थी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना, जब हम सेंट्रल प्लेन्स आए थे हमने फ्लावर सेक्ट ज्वाइन कर लिया था। नालन यानरन ने शांत टोन में बताया ये सेक्ट काफी यूनिक है, सिर्फ फीमेल्स को लेती है, एग्रेसिव भी नहीं है जैसे दूसरे सेक्ट्स होते हैं। शाओयान ने इस बात से एग्री किया। फ्लावर सेक्ट प्रोफाउंड स्काई सेक्ट जैसे बड़े नामों से काफी डिफरेंट था, जो काफी ज्यादा लो प्रोफाइल और पीसफुल रहते हैं। तभी नालन यानरन अपनी बात को कंटिन्यू करती है हमने ये सेक्ट ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि टीचर को वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद था। उन्होंने गेस्ट एल्डर का रोल लिया और हम वहाँ सेटल हो गए। अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो हम वहाँ शायद किसी को डिस्टर्ब किए बिना रह जाते। ये कहते वक्त नालन यानरन के चेहरे पर एक और बिटर स्माइल आ गई। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब हमने फ्लावर सेक्ट के टेरिटोरी में एक माउंटेन चुना रहने के लिए, और फिर एक दिन सब बदल गया। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब टीचर को एक पहाड़ी पर एक छोटी सी गुफा मिली। वहाँ एक ओल्ड वुमन रहती थी जिसकी टांगे काम नहीं करती थी। और आगे नालन यानरन कहती है उस ओल्ड वुमन का स्वभाव बहुत ही कठोर था। जैसे ही उसने टीचर को देखा, उसने बिना सोचे समझे उस पर एक जोर का हमला कर दिया, जिससे टीचर को इंजरी भी आई थी। पर इसके बावजूद भी टीचर उस ओल्ड वुमन से नफरत नहीं करती और उसने उल्टा उस ओल्ड वुमन की देखभाल करने लगी थी, वो भी पूरे 2 साल तक। फिर 2 साल बाद वो ओल्ड वुमन फाइनली केव से बाहर निकली। फिर हमारे साथ 1 साल तक रही भी थी। तब जाके पता चला कि वो खुद को ग्रैनी हुआ कहती है। लेकिन उस समय तक भी हमें उनकी असली स्ट्रेंथ का पता नहीं था। वो बाहर से सिर्फ एक ऑर्डिनरी ओल्ड लेडी लगती थी, लेकिन उसका हेल्थ बहुत वीक था। 1 साल बाद जब उसकी लाइफ का एंड आने लगा, तब उसने बिना कुछ समझाए एक अजीब सा टेक्निक यूज किया और अपना पूरा दुई की टीचर के अंदर सील कर दिया। और उसके बाद उसने टीचर को एक जेड टैबलेट भी दिया और कहा कि अब से वो फ्लावर सेक्ट की चीफ है। नालन यानरन ने धीरे से अपना सर उठाया और देखा कि शाओयान ने आंखें फाड़ ली थी। उसने मजबूरी से मुस्कुरा कर कहा तुम्हें ये अजीब लग रहा है ना, मुझे भी तब यकीन नहीं हो रहा था। टीचर ने जब इस ग्रैनी हुआ का इलाज किया था तब उसके अंदर एक भी दुई की नहीं थी, लेकिन जब उसकी मौत का वक्त आया तो पता चला कि वो एक पीक लेवल डोजून थी। टीचर के लिए ये सब एकदम अचानक हुआ था। टीचर चीफ बनना ही नहीं चाहती थी, तो ग्रैनी हुआ की मौत के बाद वो वही माउंटेन पे क्वाइटली रहने लगी। लेकिन आधा साल पहले फ्लावर सेक्ट की एक्टिंग चीफ अचानक से आ गई और उसने जेड टैबलेट मांगा और टीचर ने बिना किसी झंझट के वो जेड टैबलेट दे दिया था। पर उसके बाद भी वो औरत पीछे नहीं हटी। अब उसको चाहिए थे ग्रैनी हुआ की दुई की जो टीचर के अंदर सील है। ये सुनते ही नालन यानरन के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। फिर वो कहती है ये तो हद हो गई, पहले टैबलेट लिया अब टीचर की लाइफ ही मांग रही है। और तभी शाओयान पूछता है वो औरत कौन है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ये सुन के नालन यानरन कहती है वो सिर्फ एक्टिंग चीफ है, लेकिन 4 स्टार डोजून है। लेकिन असली प्रॉब्लम उसका मेल पार्टनर है याहुआ लियांगजुन। उसकी स्ट्रेंथ है 6 स्टार डोजून और टीचर ने ग्रैनी हुआ का दुई की इनहेरिट किया है, लेकिन अभी तक उसे प्रॉपर्ली रिफाइन नहीं किया है। अगर वो सील हटाया तो सीधा टीचर की डेथ हो जाएगी और वो औरत एग्जैक्टली यही चाहती है। लेकिन शुक्र है ग्रैनी हुआ ने शायद कुछ प्लानिंग छोड़ी थी, काफी एल्डर्स टीचर के साइड में है, इसलिए वो औरत डायरेक्ट जबरदस्ती नहीं कर रही। लेकिन उसने एक ड्यूल का चैलेंज दे दिया है। नालन यानरन ने बात कंटिन्यू की एक फेयर मैच तो होता, लेकिन फ्लावर सेक्ट का रूल बहुत ही अजीब है। यहाँ एक मैन वुमन कॉम्बो फाइट अलाउड है, मतलब वो एक्टिंग चीफ अपने पार्टनर याहुआ लियांगजुन के साथ मिलकर फाइट करेगी। और टीचर ने चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया है, शायद इतने प्रेशर के बाद थक चुकी है। ये सुन के शाओयान गुस्से हो जाता है और कहता है क्या उसके पास दिमाग नहीं है। नालन यानरन ने एक हल्की सी ठंडी सांस ली और कहती है इसीलिए तो मैं चुपके से तुम्हारे पास आई हूँ। अगर तुम हेल्प नहीं करोगे तो टीचर शायद जिंदा ना रहे, प्लीज उसकी मदद करो। शाओयान ने उसके उस कमजोर लेकिन सिंसियर रिक्वेस्ट को सुना और धीरे से एक गहरी सांस छोड़ी और नालन यानरन से पूछता है कब है फाइट। तभी नालन यानरन कहती है फाइट को अब भी सिर्फ हाफ मंथ ही रह गया है। ये सुन के शाओयान सोचने लगा कि फ्लावर सेक्ट तक पहुंचने में ही तो 10 से 11 दिन लग जाएंगे, टाइम काफी टाइट है। फिर शाओयान नालन यानरन को देखकर कहता है क्या सिर्फ वही सेक्ट चीफ है जो यूनियन के खिलाफ है? फ्लावर सेक्ट तो काफी पुरानी और बड़ी सेक्ट है, पूरा सेक्ट अगर अपोज करे तो फिर ये प्रॉब्लम सेटल होने के बाद भी यूनियन वहाँ टिक नहीं पाएगी। ये सुन के नालन यानरन ने धीरे से जवाब दिया और कहती है फ्लावर सेक्ट की फाउंडेशन स्ट्रांग है, लेकिन ज्यादातर बड़े एक्सपर्ट्स तो रिट्रीट में रहते हैं। अगर वो सब होते तो वो औरत कभी एक्टिंग चीफ नहीं बनती। बाकी जितने भी एल्डर्स हैं वो सब ग्रैनी हुआ के वफादार हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं मास्टर से। तभी शाओयान थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है और बोलता है अच्छा तो प्रॉब्लम सिर्फ एक ही औरत है, फिर तो इस मैटर को रिजॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी है। तभी एक ठंडी सी लेकिन मुस्कुराती हुई आवाज गूंजी जस्ट गो इफ यू विश टू। शाओयान ने तुरंत पलट के देखा। याओलाओ साइलेंटली एक कुर्सी पे बैठ चुके थे और स्माइल करते हुए उसे देख रहे थे। शाओयान सरप्राइज में था लेकिन तुरंत सीरियस हो गया। ये मैटर यूनियन से जुड़ा हुआ था और उसके लिए शाओयान कभी पीछे नहीं हट सकता। और तभी मास्टर याओलाओ को देखकर नालन यानरन का एक्सप्रेशन सडनली सीरियस हो जाता है। याओलाओ का नाम अब सेंट्रल प्लेन्स में किसी लेजेंड से कम नहीं था। उसके सामने खुद को कंपोज्ड रखना मुश्किल हो रहा था। याओलाओ ने एक हल्की सी ठंडी सांस भरी और कहा तो ओल्ड वुमन हुआयू का भी दी एंड हो गया। तभी शाओयान शॉक्ड हो जाता है और मास्टर याओलाओ से पूछता है तो टीचर आप उस ग्रैनी हुआ को जानते थे? याओलाओ ने सिर हिलाते हैं और कहते हैं वो मुझसे भी पहले से सेंट्रल प्लेन्स में मशहूर थी। एक बहुत ही जबरदस्त और एक्सेंट्रिक औरत थी, कभी किसी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं किया। ट्रस्ट करना उसके लिए इजी नहीं था, लेकिन यूनियन के लिए उसने अपनी लेगेसी छोड़ी। इसका मतलब है यूनियन ट्रूली स्पेशल है। शाओयान ने साइलेंट रिस्पेक्ट के साथ सिर झुका दिया। यूनियन की किस्मत भी स्ट्रांग थी और उसका दिल भी।
याओलाओ ने फिर कामली बोला, फ्लावर सेक्ट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन एक्टिंग चीफ कोई बड़ी बात नहीं। तेरे करंट स्ट्रेंथ के आगे वो कुछ नहीं। थोड़ा इशू होगा उसके मेल कंपेनियन याओहुआ लियांगजुन, लेकिन तू उससे भी निपट सकता है। फिर याओलाओ ने अपनी उंगली से एक व्हाइट जेड फ्लिक किया। ये वो जेड टैबलेट सीधा शाओयान के हाथ में आया। ये एक स्पेशल जेड टैबलेट है। अगर कभी सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर चली जाए तो इसे तोड़ देना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। शाओयान ने तुरंत उस टैबलेट में से स्पेशल एनर्जी महसूस की, बहुत ही पावरफुल थी। मास्टर याओलाओ फिर कहते हैं, फ्लावर सेक्ट के कुछ पुराने लोग मुझ पे एहसानमंद हैं, अगर जरूरत पड़े तो मेरा नाम लेना, वो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। मास्टर याओलाओ की बात सुन के शाओयान सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाता है और कहता है, मैं और चिंगलिन चलेंगे फ्लावर सेक्ट। बाकी सब तियानहो जुंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर तो ट्रेनिंग में हैं, उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। फिर एक मोमेंट के लिए शाओयान रुक गया और धीरे से बोलता है, वैसे भी मेरी स्ट्रेंथ अब इतनी हो चुकी है कि अगर 7 स्टार डोजुन भी सामने आ जाए तो मैं एटलीस्ट बच के निकल सकता हूँ। और चिंगलिन चाहे वो एक 1 स्टार डोजुन हो, लेकिन जब वो एंशिएंट हेवन सर्पेंट समन करती है उसका पावर 6 स्टार डोजुन को भी टक्कर दे सकता है। तभी मास्टर याओलाओ ने सॉफ्टली मुस्कुरा के बोला, आए तियानहो जुंजे को यहीं रुकने दो, तुम दोनों हैंडल कर लोगे। वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, मैं सोच रहा हूँ एक ऐसे तरीके के बारे में जिससे तियानहो जुंजे अपनी पीक स्ट्रेंथ वापस पा सके। और लिटिल फेरी डॉक्टर, हाँ तुमने उसके पॉइजन पिल में मदद की है, लेकिन उसकी वो फुल पॉइजन बॉडी का असली पोटेंशियल अभी भी अवेकन नहीं हुआ। मैं उसकी मदद करूंगा। जब तक तुम वापस नहीं आते हो सकता है तुम्हें दोनों की स्ट्रेंथ में जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखे। ये सुन के शाओयान के चेहरे पे खुशी की लहर आ जाती है। वाह, अगर टीचर खुद हेल्प कर रहे हैं तो फिर मुझे टेंशन नहीं, चाहे वो फुल पॉइजन बॉडी हो या जुंजे सीनियर का रिकवरी, आपसे बेहतर कोई नहीं। याओलाओ ने एक और बात कह दी, इस बार काफी डीप इंटेंट के साथ, अगर हो सके तो इस ट्रिप में यून को फ्लावर सेक्ट की चीफ बना देना। वो सेक्ट पावरफुल है और अगर फॉलिंग स्टार पेविलियन के पास ऐसी एक स्ट्रॉन्ग एलाई हो तो हमें सेंट्रल प्लेन्स में बहुत एडवांटेज मिलेगा। शाओयान कुछ कहने ही वाला था, तभी एक हल्की सी आवाज उसके कान के पास गूंजी, ऑलमोस्ट जैसे कोई इंसेक्ट विस्पर कर रहा हो। उसने देखा याओलाओ बस अपने होठों को हिला रहे थे। शाओयान ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर झुकाया। मिस्टी क्लाउड सेक्ट के डिसबैंड होने के बाद यून कभी भी किसी सेक्ट की चीफ बनने के लिए कंफर्टेबल नहीं रही। शायद वो मना कर दे, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। याओलाओ ने हाथ हिलाया और कहा, अब निकल जाओ, ज्यादा वक्त नहीं बचा। शाओयान ने सिर हिलाया और हॉल से बाहर निकला। नालन यानरन ने रिस्पेक्ट के साथ याओलाओ को ग्रीट किया और तुरंत शाओयान को फॉलो करने लगी। बाहर जाकर शाओयान ने चिंगलिंग को ढूंढा और फिर तीनों निकल पड़े फ्लावर सेक्ट की तरफ बिना किसी रुकावट के। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें और मुझे कमेंट्स करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा और कुछ एडवाइस हो या कुछ चीजें हैं जो मुझे इंप्रूवमेंट करनी है उसके बारे में भी कमेंट्स में बता देना, जिससे मैं और बेहतर वीडियो बना सकूं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।